पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इंटरनल बिजनेस के बारे में कि इंटरनल बिजनेस क्या होता है, जो कि एक कंट्री के अंदर ही किया जाए, मतलब स्टेट वाइज हो, लोकली किया जा रहा है, तो वो हमारा इंटरनल बिजनेस होता है जो कंट्री के अंदर ही किया जा रहा है, बाहर उसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। तो चैप्टर 9 हमारा पूरा बेस्ड उसी चीज़ के ऊपर था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर 10 है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनल बिजनेस के बारे में हमने जाना कि इंटरनल बिजनेस क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही किया जाए, स्टेट वाइज जो लोकली किया जा रहा है, वो सब जो हमारा बिजनेस होता है। बट सिटी वाइज जो हमारे बिजनेसेस किए जाते हैं। बट हमारा जो चैप्टर 10 है वो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर, कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं। देखो, इंटरनल बिजनेस मीन्स कंट्री के अंदर ही किया जा रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड की जा रही हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत सी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से आती हैं और हमारी कंट्री से बहुत सी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाती हैं। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री तक सामान भेजती है, उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है 11th क्लास का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के या टॉपिक के किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी नोट्स चाहिए तो आप लोग वो चीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। Firstly, meaning international business refers to the manufacturing and trading goods and services, capital, technology, and intellectual property across national borders. It emphasizes all the commercial activity that take place beyond the geographical boundaries of a single country. ये इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर की जा रही है, बट भेजी नेशनल जो बॉर्डर्स हैं उसके बाहर जा रही है। मतलब कि ये वो कमर्शियल एक्टिविटी है जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर की जाती है, एक सिंगल कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, मल्टी नेशनल जो भी कंपनीज होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस उस तरीके से किया जाता है जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर हो। ठीक है, वो हमारा होता है इंटरनेशनल बिजनेस। फंडामेंटल रीज़न फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, क्या फंडामेंटल रीज़न रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल ग्रोथ। जो नेशनल ग्रोथ है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, कोई कंट्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। जैसे हमारी जो कंट्री है वो अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, मतलब ये नहीं कि भाई हमारी कंट्री पूरी डेवलप्ड हो चुकी है, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी डेवलप हो रही है। नो सिंगल कंट्री पोसेस ऑल रिसोर्स इन इक्वल मेजर ड्यू टू वेरिंग जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। बहुत सी ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी सिंगल कंट्री नहीं है जो कि इक्वली हर चीज़ को मेजर कर रही है। इक्वल उसकी क्लाइमेट है, इक्वल उसकी कंडीशन है, इक्वली मतलब सब इक्वल नहीं है। कोई भी कंट्री इक्वल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कंट्रीज फोकस ऑन द प्रोडक्शन गुड्स वेयर दे हैव ए कंपेरेटिव एडवांटेजेस इज द लेबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रेड फॉर अदर आइटम। देखो, जो कंट्रीज हैं वो फोकस करती है प्रोडक्शन और गुड्स के ऊपर, और बहुत से कंपेरेटिव एडवांटेजेस उनके पास होती है। जैसे किसी कंट्री के पास लेबर बहुत ज़्यादा होती है, किसी कंट्री के पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अलग अलग आइटम्स अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है। डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कॉज वेरिएशन इन प्रोडक्शन कॉस्ट अक्रॉस नेशन। देखो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि विदेश में बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, इंडिया में सस्ती हैं, या फिर क्या होता है कि अकेली कंट्री नहीं, स्टेट वाइज भी डिफरेंस होता है, लोकल एरियाज़ में भी डिफरेंस होता है। आप कहीं बड़े शहरों में जाओगे तो आपको बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल के भाव वो लोग बता रहे थे कि मुंबई में इतने हैं बट हमारे यहाँ नहीं है। जैसे मैं हरियाणा में रहती हूँ तो हरियाणा में वेजिटेबल इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती हैं, फ्रूट्स इतने ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। तो वो चीज़ वेरी करती है, डिफरेंट स्टेट से भी, डिफरेंट कंट्री के अंदर भी वेरी
करती है, क्योंकि उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो सकता है। जैसे हम इस चीज़ का एक कुछ अच्छा एग्जांपल और भी ले सकते हैं। आपको नॉर्मली आप किसी भी शॉप से सामान लोगे, वो आपको सेम प्राइस में मॉल में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी बड़े मॉल में जाओगे, किसी बड़े शोरूम में जाओगे, हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो, है ना। कई बार हमने ये चीज़ देखी कि प्रोडक्ट सेम होता है बट प्राइस सेम नहीं होता है, क्योंकि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो शोरूम है, वहाँ पे शोरूम के अंदर बहुत सी कॉस्ट चार्जेस लगे हुए होते हैं, वहाँ पे एसी का बिल भी आता है, वहाँ पे हर एक चीज़ का बिल आता है ना। तो उनको रेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है वो जगह का। जो लोकल एरिया में शॉप है उनका रेंट ज़्यादा नहीं होता है, तो हर एक चीज़ वेरी करती है। आप किसी ढाबे पे या रेहड़ी पे खड़े होकर जो खाना खाओगे, वही अगर आप खाना रेस्टोरेंट में खाओगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रीज़न होते हैं उनके प्रोडक्शन कॉस्ट होने के। अलग अलग मतलब अलग अलग रीज़न होते हैं कि भाई क्यों इस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, वो चीज़ आपको पता चलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या स्कोप हैं उनके बारे में, कि इंटरनेशनल बिजनेस हमें क्या फ़ायदे देता है। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वो हमें क्या बेनिफिट देगा। सबसे पहले हमारा आता है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ट्रेड इन इंटेंजिबल आइटम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड ऑफन कॉल्ड विजुअल ट्रेड्स। जैसे कि जो ट्रेड हम टेंजिबल आइटम्स की करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, तो वो विजुअल ट्रेड कहलाते हैं। मतलब उनको हम देख सकते हैं। जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर किए जाते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड इन इंटेंजिबल लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड काउंसलिंग ऑफन कॉल्ड इनविजुअल ट्रेड्स। देखो वो ट्रेड जो कि ऐसे आइटम्स की जाए, टेंजिबल आइटम की, उसको हम बोलते हैं विजुअल ट्रेड। जो ऐसे आइटम की जाए जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, टूरिज्म सर्विसेज जो होते हैं, जिनको हम टच नहीं करते, उनको इनविजिबल ट्रेड्स बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस ग्रांटिंग परमिशन टू अ फॉरेन फर्म टू यूज इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, पेटेंट, ट्रेडमार्क फॉर अ फ्यू रॉयल्टीज़। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमें लाइसेंस मिल जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, उसके नाम को यूज़ करने का, उसके पेटेंट्स को यूज़ करने का, उसके ट्रेडमार्क को यूज़ करने का, कुछ रॉयल्टी या कुछ फीस देने के बाद, मतलब कुछ पैसे देने के बाद आप उसके नाम को यूज़ कर लेते हो। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या आता है? अ स्ट्रिक्टर वेरिएशन टिपिकली यूज्ड इन सर्विस इंडस्ट्री, एग्जांपल मैकडोनल्ड, सबवे, वेयर द फ्रेंचाइजी प्रोवाइड्स एन एंटायर बिजनेस मॉडल एंड सिस्टम। फ्रेंचाइजी होती है कि मतलब आप अपना एक दुकान खोल रहे हैं, बस उसकी फ्रेंचाइजी आपने ले लिया। आप मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट, मैकडोनल्ड जो देता है चीज़ें, मैकडोनल्ड जो सर्विस देता है आप वो दोगे। सबवे जो देता है, जो खाने की चीज़ें, जो सबवे एक बन के आता है ना, वो देता है, उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं लोग, पैसे देते हैं, चार्जेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फ्रेंचाइजीज ली जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप क्रॉस बॉर्डर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन फिजिकल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट टू रन एंड एंटरप्राइजेस। आप डायरेक्टली भी फिजिकली कोई भी एसेट्स फॉरेन में परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्लांट, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी इक्विपमेंट एक इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए, और या फिर अपने इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए आप यहाँ भी मंगवा सकते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग शेयर्स, बॉन्ड्स और फाइनेंशियल एसेट्स इन फॉरेन कंपनीज विदाउट डायरेक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल। आपके पास कोई भी ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं है तो भी आप जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके बॉन्ड्स, उनकी फाइनेंशियल एसेट्स वो खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप एक तो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो। किसी ने अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ पढ़ा हो तो जब ट्रेडिंग की जाती है तो एक तो इंडियन मार्केट में की जाती है। इंडियन मार्केट में करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। बट अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो फॉरेन मार्केट की जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा आसान होती है इंडियन मार्केट से, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि आपको डॉलर में उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि आप परचेज कर सकते हैं उनके शेयर्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल एसेट्स फॉरेन कंपनीज के बिना कोई डायरेक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल के। आपके पास कोई ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं है तो भी आप उनके जो भी शेयर्स, बॉन्ड्स हैं उनको परचेज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या क्या फ़ायदे देता है एक इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले आता है कि बेनिफिट नेशन को क्या प्रोवाइड करवाता है। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज,
आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है, मतलब कि आपको फ़ॉरेन करेंसी मिल जाती है। फ़ॉरेन के जो भी गुड्स हैं, जो भी टेक्निक है, जो भी मशीनरी है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, वो आपको मिल जाते हैं। अर्न फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट एसेंशियल आइटम्स लाइक क्रूड ऑयल्स, हाई टेक मशीनरीज एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ऑयल के बारे में तो अभी आपने सब ने सुना होगा, वॉर चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं हमारी कंट्री को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें उनको लाने के लिए, उनको उस दूसरी कंट्री से परचेज़ करने के लिए आपके पास डॉलर होना ज़रूरी है, दूसरी कंट्री के पैसा होना ज़रूरी है। स्पेशलाइजेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब ये नहीं कि आपको इंडियन रुपीज़ में नहीं मिलेगा, बट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट करने के बाद आपको देना डॉलर में ही पड़ेगा ना वो चीज़, तो डॉलर में जाएगी तो फिर वो आपको, इट मीन्स आपको अमाउंट डॉलर में देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ के $10 हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ में वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑलवेज अ कंट्री टू यूटिलाइज इट्स प्राइमरी रिसोर्स एफिशिएंटली बाय स्पेशलाइजेशन इन हाई यील्ड प्रोडक्शन सेक्टर्स। हर एक जो भी स्पेशलाइजेशन एंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए भी इफेक्टिव तरीके से भी इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ ग्लोबल मार्केट, जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारी जो कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं, तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ऐसा चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे आपको पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसके लिए आप बाहर जाना काम करना पसंद करते हो, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। वहाँ पैसा कमा के यहाँ भेजोगे तो यहाँ भी ग्रोथ होगी, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पैसा कमा के वही रखोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वहाँ पैसा कमा के यहाँ भेजोगे तो इंडियन रुपीज़ में, वो जैसे डॉलर की बात करें, हम डॉलर में आप कमा रहे हो और यहाँ भेज रहे हो, तो यहाँ वो पैसा ज़्यादा है और उस पैसे को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है यहाँ पे। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिटीजन गेन अक्रॉस टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स दैट माइट नॉट बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बढ़ता है जब आपके पास जब आपके पास पैसा बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं। देन फर्म के लिए क्या बेनिफिट है? हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट ऑफन यील्ड हायर मार्जिन्स कंपेयर टू हाईली सैचुरेटेड डोमेस्टिक मार्केट। चाहे कितनी ही हाईली सैचुरेटेड डोमेस्टिक मार्केट है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को भेज रहे हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। Increased capacity of utilization, firms can produce a large scales, lowering the average cost per unit by spreading over higher volume। देखो, चाहे आप 10 सामान बनाओ, चाहे आप 50 बनाओ, चाहे आप 100 बनाओ, ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाओगे तो एवरेज कम निकलेगी, तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है फार्म की वो ज़्यादा हो जाएगी उस वजह से। उसके बाद आती है ग्रोथ होर्जन्स, मैटिगेट रिस्क व्हेन डोमेस्टिक डिमांड्स लेवल ऑफ बाय एस्टेब्लिशिंग रेवेन्यू पाइपलाइंस इन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेसेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक डिमांड तो आप पूरी कर पा रहे हो। अगर आप डोमेस्टिक डिमांड पूरी कर पा रहे हो तो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए रिस्क बढ़ाना है। मतलब आपको ये है कि भाई मैं इंटरनेशनल मार्केट में उतर रहा हूँ, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इम्प्रूव्ड स्ट्रेटेजी विजन, एम्फेसिस मैनेजमेंट टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे, आप इंटरनेशनल लोगों से मिलोगे, चीज़ें देखोगे, तो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन आएगा और प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होगा। अब अगर हम पहले के टाइम की बात करें और आज के टाइम की बात करें, तो आज के टाइम में पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है ना। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें गलत भी हुई हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ अच्छी भी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ है लोगों का। लोगों को पता चला है कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से रहना चाहिए। बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम हर चीज़ को गलत वे में लेंगे, बट हर चीज़ हम नेगेटिव वे में भी नहीं ले सकते। बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी के चेंज होने से अच्छी भी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस।
क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। जब आप एक डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो और इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑपरेशंस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन कॉमन सोर्स ऑफ एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। पार्टी बिलोंग टू द सेम नेशन। डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जो पार्टी होती हैं दोनों तरफ की वो सेम नेशन की होती है, मतलब सेम कंट्री की होती हैं। जैसे आप डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो तो दोनों ही इंडियन आपको मिलेंगे। इंटरनेशनल जब आप बिजनेस कर रहे हो तो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेशन की होंगी। पार्टीज बिलोंग टू डिफरेंट नेशन। मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, हाई मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन नेशनल बॉर्डर्स। ज़्यादा मोबिलिटी होती है लेबर एंड कैपिटल की नेशनल बॉर्डर्स के अंदर, और इंटरनेशनल जो बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है डिफरेंट अक्रॉस बॉर्डर ड्यू टू लीगल एंड इमिग्रेशन लिमिट्स। क्योंकि लीगली सारी चीज़ें होती हैं, इमिग्रेशन होता है, हर चीज़ आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा पासपोर्ट पे, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको टाइम लगता है। तो रजिस्टर्ड मोबिलिटी होती है। डोमेस्टिक है, लेबर ज़्यादा आपको मिल जाएगी वहाँ पे, कैपिटल आपको ज़्यादा मिल जाएगी, तो नेशनल बॉर्डर्स के अंदर चीज़ें होती हैं इसलिए, तो वो भी एक बेनिफिट होता है। कस्टमर हेट्रोजेनिक रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेस्ट प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर। आपको पता है कि इनका जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म है, सेम ही है, इसी तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी कंट्री के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स बाय किए जाएंगे। बट आप जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती हैं। हाईली डाइवर्स कस्टमर प्रेफरेंस अक्रॉस कल्चर एंड रीजनल बाउंड्रीज। रीजनल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट उनकी कल्चर और प्रेफरेंसेस होती हैं। बट जो यूनिफॉर्म टेस्ट होता है प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर उनका यूनिफॉर्म है, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स उनको पसंद आते हैं। करेंसी इनवॉइस्ड ट्रांजैक्टेड इन होम एंड लोकल करेंसी। डोमेस्टिक अगर बिजनेस करोगे तो आपको रुपया ही मिलेगा। मान लो इंडिया के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा ही देगा कोई आके, रुपया ही देगा। और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो इसके अंदर आपको मल्टीपल करेंसीज मिलेंगी, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, और वॉलेटरी रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब्जेक्ट टू द वेराइटिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉ ऑफ वन कंट्री। जो हमारी अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस करेंगे तो हमें एक कंट्री के ही लॉ मानने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम मल्टीनेशनल बिजनेस करें तो हमें हर कंट्री की, जिस भी कंट्री के अंदर हम बिजनेस करेंगे तो हमें हर कंट्री के लॉज मानने पड़ेंगे। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और मल्टीनेशनल नेशन है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम उनके डिफरेंट डिफरेंट लॉज, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो बहुत रिस्की होता है मल्टीनेशनल बिजनेस करना, इतना आसान नहीं होता है जितना बोला जाता है, बट बेनिफिशियल भी होता है। अगर हम देखें तो रिस्क नहीं उठाया तो फिर बेनिफिट उस चीज़ के कैसे मिलेंगे। तो बेनिफिट्स के साथ साथ रिस्क भी होता है, बट पहले रिस्क उठाना पड़ेगा। जब आप रिस्क बियर करोगे उसी के बाद आपको उस चीज़ के बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारी मोड्स ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस एंड और भी इम्पोर्ट किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट के अंदर नीड होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट के अंदर नीड होती है। तो वो सब टॉपिक हमारे रह गए हैं जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो साथ नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।